नमस्कार, टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद कुमार बारिक। पिछली बार हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम संसद के तीनों ही अंग को एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो जो मेरा था वो राष्ट्रपति पर था, दूसरा राज्यसभा पर, और आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा पर, जो कि संसद का तीसरा अंग है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। लोकसभा लोकसभा को अंग्रेजी में लोअर हाउस भी कहा जाता है और या लोअर चैम्बर भी कहा जाता है। हिंदी में इसे लोकसभा कहा जाता है। तो लोकसभा का गठन कब हुआ, और जब भी हम लोकसभा या संसद के किसी भी अंग के बारे में बात करें तो कोशिश कीजिए कि एक अंग को दूसरे अंग के साथ तुलनात्मक रूप में देखिए, ताकि इससे ज्यादा समझ में आएगा और फिर ये काफी लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। यानी कि अगर आप लोकसभा पढ़ रहे हैं तो राज्यसभा को इससे पहले पढ़ लीजिए, और जब आप लोकसभा के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके अवधि, अधिकार, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत राज्यसभा के अधिकार और उसकी अवधि को भी ध्यान में रखिए, ताकि जब आप तुलना करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, व्यापक तौर पर एक समझ बनेगी, है ना। तो लोकसभा जो है इसका गठन हुआ 1952 में। आपको याद होगा जब मैंने राज्यसभा के बारे में पढ़ाया था तो उसका गठन भी 1952 में हुआ था। तो आपको ये आसानी से याद रहेगा कि यानी कि पहली बार जब राज्यसभा और लोकसभा जब बनी तो ये एक ही साल यानी 1952 में बनी। लोकसभा का जो गठन हुआ वो 1952 13 अप्रैल को लोकसभा का गठन हुआ। इससे पहले 25 अक्टूबर 1951 में इलेक्शन हुए थे। तो यहां पे मैंने इलेक्शन का जिक्र क्यों किया, क्योंकि जो लोकसभा का गठन होता है वो इलेक्शन के बाद ही होता है। हर 5 वर्ष के बाद जब हमारे यहाँ पे आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद ही लोकसभा का गठन होता है। लोग चुने जाते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं, और वो चुने गए प्रतिनिधि जाकर संसद में बैठते हैं। जो मेजोरिटी पार्टी होती है, यानी जिस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला होता है, वो वहां पे सरकार बनाता है। लेकिन वहां पे सरकार बनाने वाली मेजोरिटी पार्टी के साथ जो दूसरी पार्टीज है जो कि मेजोरिटी में नहीं है, वो भी विपक्ष के रूप में वहां बैठती है। यानी संसद में सारी पार्टियों के प्रतिनिधि जो चुनकर गए हैं वो बैठते हैं। एक सरकार में होती है और एक विपक्ष में होती है। लेकिन याद रखने वाली चीज यह है कि वहां पे सभी पार्टियों के प्रतिनिधि, यानी हमारे चुने गए प्रतिनिधि वहां पर बैठे होते हैं। दूसरी बात याद रखने वाली है कि 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था और 25 अक्टूबर 1951 के चुनाव के बाद इसका गठन हुआ, है ना। चुनाव के बाद गठन इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव के बाद ही तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में जाकर बैठते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि। तो ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके इसके बाकी चीजों को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने राज्यसभा में किया था कुछ वैसे ही। यानी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि लोकसभा में राज्य के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं या कितने होते हैं, लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और कैसे चुने जाते हैं। इसके अलावा क्या राष्ट्रपति जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को नामित करते हैं, क्या उसी प्रकार लोकसभा में भी कुछ लोगों को नामित करने का अधिकार है, राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार है या नहीं है, अगर है तो कितने लोगों को चुना जाता है। तो इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसकी अवधि कितनी है, यानी लोकसभा का टेन्योर कितना होता है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट कि राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है। आज हम लोकसभा के टेन्योर के बारे में बात करेंगे। तो जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो ये जरूर ध्यान में रखना कि राज्यसभा का टेन्योर कितना था। यानी कि कुल मिलाकर हर स्टेट में जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट या चीज समझाई जा रही हो तो राज्यसभा के साथ कंपैरिजन जरूर करिए, ताकि वो ज्यादा समझ में आए। चलिए अब बात करेंगे हम लोग लोकसभा के संरचना की। जैसे कि राज्यसभा में हम लोगों ने किया था, इसको हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं अच्छे से समझने के लिए। यानी कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, यानी कि कुल सदस्य कितने होते हैं लोकसभा में। दूसरा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि राज्यों के प्रतिनिधि कितने चुने जाते हैं और किस तरह से चुने जाते हैं।
राज्यों के प्रतिनिधि किस तरह से चुने जाते हैं, और फिर तीसरा हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि संघ राज्यों के प्रतिनिधि किस तरह से चुने जाते हैं। संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी। संघ राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह से होता है, या संघ राज्यों के प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव किस तरह से होता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे नामित सदस्य, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अभी इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाना चाहूंगा ताकि ये आप भी जरा याद करें कि राज्यसभा में कितने मेंबर को राष्ट्रपति नामित करते थे, और इसमें हम लोग कितने लोगों को नामित करते हैं राष्ट्रपति, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल सदस्य जो है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इनको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, और जब हम इस सारे पॉइंट्स को हम लोग चर्चा कर लेंगे तो हमें लोकसभा की जो संरचना है उसका पूरी तरह से ज्ञात हो जाएगा, वो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कुल सदस्य की। कुल सदस्य कितने हैं लोकसभा में? यह है 552, यानी कि 552। लेकिन सिर्फ इतना ही जान लेना काफी नहीं होता, जैसे कि हमने राज्यसभा में भी पढ़ा था। मैं इसको मिटा देता हूं। जो लोकसभा के सदस्य, जो कुल सदस्य होने चाहिए वो 552 होने चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ ये जान लेना कि कुल सदस्य कितने होंगे इतना काफी नहीं है, हमें इसे बाइफरफिकेट करना होगा, यानी हमें समझना होगा कि ये 552 सदस्य किस तरह से आते हैं, किस किस चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो पहले हम ये जान लेते हैं जो स्टेट्स होती हैं, यानी कि जो हमारे राज्य हैं, वहां से कुल मिलाकर 530 सदस्य चुने जाते हैं। अलग अलग राज्यों में से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधियों को चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली हम लोग उनका चुनाव करते हैं वोट देकर, और वो चुने गए लोग लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, लोकसभा में आकर बैठते हैं। तो ये सदस्य जो राज्यों से आते हैं उनकी संख्या होती है 530। ठीक है, इसके अलावा 530 होती है या होनी चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। अभी संविधान के अनुसार तो टोटल 552 होने चाहिए। स्टेट यानी राज्य से जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो 530 होने चाहिए टोटल। यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संघ राज्य, संघ राज्यों की संख्या जो है या उनके रिप्रेजेंटेटिव की संख्या जो है वो होनी चाहिए 20। ठीक है, और बाकी रह गए नामित सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड, जिसको हमारे प्रेसिडेंट चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये आप याद रखना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 12 और लोकसभा के लिए चुने जाते हैं 2, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखना राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो 12 होते हैं, लेकिन जब लोकसभा में राष्ट्रपति चुनते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो सिर्फ 2 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। एक और बात याद रखने वाली यह है कि जब राज्यसभा के लिए 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ये मैंने पहले बताया था आपको, समाज सेवा, विज्ञान, कला, इस तरह के क्षेत्रों से वो लोग चुने जाते हैं। यहाँ पे जो लोग नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये एंग्लो इंडियन होते हैं। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं और इनको क्यों चुना जाता है। अभी फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ कुल सदस्य की बात कर रहे हैं लोकसभा में, तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टोटल संविधान के अनुसार 552 होने चाहिए। स्टेट्स की जो संख्या होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो 530 होनी चाहिए। संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी से जो लोग चुने जाएंगे या जो प्रतिनिधित्व होगा वो 20 होगा, और नामित यानी कि नॉमिनेटेड जो सदस्य होंगे राष्ट्रपति के द्वारा उनकी संख्या 2 होगी, और जब आप इसे टोटल कर देंगे तो यह 552 हो जाएगा, और यह संख्या इस तरह से बनकर आती है 552। अब हम बात करेंगे कि ये तो है संविधान के अनुसार इतनी संख्या होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में अभी इस वक्त प्रेजेंट में, वर्तमान में इतनी ही संख्या में लोकसभा में लोग बैठे हैं या नहीं, है ना। जैसे कि अगर आप मेरे राज्यसभा वाला वीडियो देखें तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि 250 कुल सदस्य होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245, 245। उसी प्रकार राज्यसभा, लोकसभा में टोटल होने चाहिए 552, लेकिन अभी हैं कितने? 545, यानी कि 545 सदस्य
बैठते हैं। अधिकतम है 552, लेकिन अभी कितने हैं 545, 545। ठीक है, इसमें से भी अब ये 545 कैसे हो गए, कहां पे ये कमी आ गई, ये आपको देखना होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं राज्य की। जब राज्यों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उनकी संख्या 530 ही रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। नॉमिनेटेड जो सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं दो एंग्लो इंडियंस को, वो दो ही रहते हैं, तो ये दो ही रहे। कमी कहां पे आती है, जो हमारे संघ राज्य है यानी यूनियन टेरिटरीज है, इसमें से कुल सदस्य 20 चुने जाने चाहिए, लेकिन कितना चुना जाता है, 13 लोगों को चुना जाता है। तो ये संख्या अब घटकर कितनी हो गई, 545 हो गई। तो अगर परीक्षा में सवाल ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वो 545 होंगे। हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि संघ राज्य से कितने प्रतिनिधि वर्तमान में चुने जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 13। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी है, तो वो 552 है, 552। और अधिकतम संख्या राज्यसभा से कितनी चुनी जानी चाहिए, वो है 20, जो कि इस वक्त सिर्फ 13 पर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकतम 552 होना चाहिए, और लेकिन है कितना 545। ठीक है, तो ये कुल संख्या के बारे में बात चली, 545 अभी इसकी संख्या है। अब हम आगे बात करेंगे कि राज्यों से प्रतिनिधि का चुनाव कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने ये देखा, स्टेट्स यानी राज्य से 530 लोग लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से। तो ये 530 लोग कैसे चुने जाते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे संघ राज्यों से कैसे चुने जाते हैं, और ये जो नामित सदस्य हैं इनको क्यों चुना जाता है, और ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, है ना। तो पहले हम बात करते हैं स्टेट्स की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि लोकसभा का जो टोटल सदस्य है वो 3 अलग अलग जगह से चुनकर आते हैं, एक राज्यों से, एक संघ राज्यों से, और एक नामित सदस्य। तो ये कैसे चुनकर आते हैं, पहले हम बात करेंगे स्टेट्स की, जो 530 की संख्या बनाते हैं लोकसभा में। स्टेट यानी राज्य प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, इनका चुनाव होता है निर्वाचन, यानी चुनाव, हम लोग चुनाव करते हैं, जो आम आदमी होता है वो इनका चुनाव करता है, यानी हम इलेक्ट करते हैं इनको, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि हम लोग डायरेक्टली इनको चुनते हैं। अब मैंने यहां पे प्रत्यक्ष शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने राज्यसभा का वीडियो देखा है तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि राज्यसभा में जब हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनको हम डायरेक्टली वोटिंग करके नहीं चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आम चुनाव है जो हर 5 साल में होता है। यहाँ पे हम जब लोकसभा के लिए सदस्य या हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो हम खुद उनके लिए वोटिंग करते हैं, उनकी पार्टी का निशान होता है, उनका चिन्ह होता है बॉक्स पर, बैलेट बॉक्स पर, और फिर हम उनको खुद जाकर चुनते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम इनको चुनते हैं ना। चुनाव द्वारा इनको चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और हम इनको कहां पे चुनते हैं, हम इनको चुनते हैं निर्वाचन क्षेत्र में, क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र से हम इनको चुनते हैं। चुनाव, ये लोग चुने जाते हैं लोगों द्वारा, कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि लोग, आम लोग इनको चुन रहे हैं। कोई जैसे राज्यसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए यानी राज्य विधानसभा में बैठे हुए लोग चुनते हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन यहाँ पे कौन चुनता है, यहाँ पे आम लोग इनका चुनाव करते हैं, यानी जो प्रतिनिधि लोकसभा में बैठेंगे उनका चुनाव आम लोग करते हैं चुनाव के द्वारा, यानी इलेक्शन के द्वारा। हम सबको पता है, हम सबको इस बात का ज्ञात है कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है और उसमें हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो ये उसी चुनाव की बात हो रही है, उसी इलेक्शन की बात हो रही है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, यानी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसमें हमारे बदले हमारे प्रतिनिधि को कोई और नहीं चुनता है, जैसे कि राज्यसभा में होता है, वहां पे हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, लेकिन उनका चुनाव हम नहीं करते। हमारे बदले राज्य विधानसभा में बैठे हुए लोग ही उनका चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपने प्रतिनिधियों का खुद चुनाव करते हैं, हमारे बदले कोई और नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये लोग चुने जाते हैं। चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
कहाँ हम देते हैं, यानी हमारा वोट हम कहाँ देते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में। अब ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट के बाहर कोई वोटिंग करने का केंद्र लगा दिया जाता है और सभी लोग जाकर वहां पर वोट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। या वोट लेने के लिए हमारे घर तो कोई आता नहीं है। वोटिंग कहाँ होती है, वोटिंग होती है निर्वाचन क्षेत्र में। अब हमें यह समझना है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, ये असली कॉन्सेप्ट है समझने का, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र से ही हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। वही प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में बैठते हैं, और जब वो लोकसभा में बैठते हैं तो लोकसभा का गठन होता है। तो इसलिए हमें निर्वाचन क्षेत्र को समझने की जरूरत है कि ये निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, या कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये क्या होता है ना। निर्वाचन क्षेत्र को ही अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। अब आपको ये समझना है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। हमारे यहाँ पे 28 राज्य हैं हमारे देश में। 28 राज्यों में से ऐसा तो है नहीं कि हर राज्य में से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा, तो संख्या तो सिर्फ 28 रहेगी। कोई स्टेट छोटा भी है, कोई स्टेट बड़ा है। हो सकता है कि किसी राज्य में जनसंख्या बहुत अधिक हो और किसी राज्य में जनसंख्या कम हो। तो जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है उनके प्रतिनिधि भी अधिक होने चाहिए, और जिस राज्य में जनसंख्या कम है उनके अगर कम प्रतिनिधि भी होंगे तब भी बात बन सकती है। तो इस आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर और स्टेट कितना बड़ा है इसके आधार पर ही हम लोग प्रतिनिधियों की संख्या डिसाइड करता है, यानी संविधान प्रतिनिधियों की संख्या डिसाइड करता है। तो 530 प्रतिनिधि है, राज्य 28 है। कैसे 28 राज्य में से 530 लोग कैसे चुने जा रहे हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन क्षेत्र का अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है एक तरफ और एक तरफ है उड़ीसा। उड़ीसा छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश की तुलना में, और जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश उड़ीसा की तुलना में ज्यादा है। तो आपके जो प्रतिनिधि होंगे, यानी उत्तर प्रदेश के जो प्रतिनिधि होंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या को सिर्फ एक आदमी उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो इसलिए इतनी बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो भी बढ़ाई जाएगी। उसी प्रकार उड़ीसा जो कि जिसकी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम है उत्तर प्रदेश से, उसके जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुकाबले अगर कम लोग भी प्रतिनिधित्व करेंगे तब भी बात बन सकती है। इसीलिए लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिनिधि चुन के जाते हैं उत्तर प्रदेश से, और वहीं उड़ीसा से 21 प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या है, प्रतिनिधित्व की संख्या है, ये किस तरह से डिसाइड होता है कि आपके राज्य में निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। यानी कि एक राज्य को कई सारे क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है, कई सारे एरिया में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी और कुछ नहीं होता बल्कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक भूभाग होता है, एक भौगोलिक भूभाग होता है। एक राज्य को कई सारे भौगोलिक भाग में बांट दिया जाता है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है, बड़ा राज्य है, तो उसको 80 भूभाग में बांट दिया जाएगा। एक ये एरिया हो गया, ऐसे मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मैप नहीं बना रहा हूं, ये एक बड़ा स्क्वायर हो गया, ये यूपी है, और एक छोटा स्क्वायर हो गया, ये उड़ीसा है, और उससे भी छोटा एक स्क्वायर ले लेते हैं, इसको हम लोग गोवा मान लेते हैं। अब इस स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस है, तो ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा एरिया वाइज, तो इसको मैं 4 में कर सकता हूं, और इसको मैं 2 पार्ट में ही डिवाइड कर सकता हूं, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2। कुछ इसी तरह से हमारे देश के राज्य है, किसी का स्पेस ज्यादा है, किसी का भौगोलिक स्पेस यानी कि जो क्षेत्रफल है वो कम है, किसी का बहुत ही कम है। तो जितना बड़ा राज्य होगा उसके उतने ही भाग बनाए जा सकते हैं। जितने भाग बनेंगे उसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। इसमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस स्क्वायर में। एक निर्वाचन क्षेत्र ये हो गया, एक 2 हो गया, 3 4, इस तरह से 8 निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें 4 निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें 2 निर्वाचन क्षेत्र है। इसी को अगर मैं स्टेट का नाम दे दूं, ये यूपी है, ये ओडिशा है और ये गोवा है,
तो आप देख सकते हैं कि जो जितना बड़ा स्टेट होगा उसके उतने ही निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उतने ही प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे। इस स्क्वायर से 8 प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे लोकसभा के लिए, इसके 4 चुने जाएंगे और इसके 2 चुने जाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल ही उतना है, जनसंख्या ही उतनी है। बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ी जनसंख्या है, तो प्रतिनिधित्व बड़े होंगे, मतलब ज्यादा होंगे। और निर्वाचन क्षेत्र यानी इस भौगोलिक क्षेत्र को जब हम बांटेंगे तो बंटवारे के बाद जो संख्या होगी वो भी ज्यादा होगी। तो इसको हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है। यानी कि मान लीजिए ये एक निर्वाचन क्षेत्र है 1, इस बड़े से स्क्वायर का एक पार्ट लेते हैं, इसका नाम है 1। इस निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा, इसी में से ही कांग्रेस का भी एक कैंडिडेट होगा, इसी में से ही बीएसपी का भी एक कैंडिडेट हो सकता है और आपका भी एक कैंडिडेट हो सकता है। तो इस निर्वाचन क्षेत्र से इन सभी में से जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें से, उसी प्रकार इसमें से चुने जाएंगे। तो हर निर्वाचन क्षेत्र में से एक एक प्रतिनिधि चुनकर जाता है। इसमें से टोटल 8 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इसमें से 4 और इसमें से 2। ठीक है, इसी को अगर आप राज्य समझ लें तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि देश के जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल के हिसाब से उनके निर्वाचन क्षेत्र को बांटा जाता है और फिर उसमें से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो हम लोग चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और हमारे निर्वाचन क्षेत्र से ही हम चुनाव करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है और अलग अलग प्रतिनिधियों की संख्या उसी आधार पर बन जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि उड़ीसा में 21, उत्तर प्रदेश में 80, इसी तरह से आपके राज्य की जो संख्या होगी लोकसभा में या निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या होगी वो अलग होगी। तो इस तरह से स्टेट यानी राज्य के प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा हर 5 साल में प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। इतना आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये 530 सदस्य आम चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये पूरी जो प्रक्रिया है इस प्रकार से चलती है और ये अलग अलग राज्यों से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं और ये टोटल कितना संख्या बनाते हैं? 530 की संख्या बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैंने बताया आपको, ये निर्वाचन क्षेत्र जो बनता है, किसी राज्य में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे, है ना, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन घोषित करता है, कौन कहता है कि एक राज्य में इतने निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। ठीक, उससे पहले एक और चीज बता दूं, ये जो चुनाव के बारे में, इसमें से भी सवाल आ जाता है। जो आम चुनाव होते हैं, जब हम अपने प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुनते हैं, तो ये जो चुनने वाले होते हैं वो इस देश का वो हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो चुनाव या चुन सकता है, अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। यानी 18 साल से ऊपर देश का हर सिटीजन यानी कि हर नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है उसको यह अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। लेकिन पहले ये 18 साल नहीं था, पहले ये 21 साल था। यानी कि 21 साल से ऊपर जो लोग हैं वही चुन सकते हैं। लेकिन बाद में इसको 18 साल कर दिया। कब किया? 61 अमेंडमेंट, 61वें संशोधन के अंतर्गत। संशोधन का जो अंग्रेजी में शब्द होता है उसको हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं। तो इस अमेंडमेंट यानी संविधान में थोड़ा सा बदलाव किया गया। वो बदलाव 61वां बदलाव था, यानी 61 अमेंडमेंट था, जिसके बाद जो 21 साल था, 21 साल को बदलकर 18 साल कर दिया गया। हो सकता है समय के साथ समाज में मैच्योरिटी ज्यादा आई हो, लोगों को ये समझ में आया हो कि 18 साल में परिपक्वता आ जाती है अपने प्रतिनिधि को चुनने की, वो मैच्योरिटी आ जाती है, तो इसलिए इसको 18 साल कर दिया गया। पहले ये 21 साल था। और संशोधन कौन सा है? 61वां संशोधन। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और अब हम बात करेंगे, जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये निर्वाचन क्षेत्र, इसको कौन डिसाइड करता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग होते हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और ये राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही बनते हैं। यानी जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी उसमें निर्वाचन क्षेत्र भी ज्यादा हो सकते हैं। जिस क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा होंगे
और जाहिर सी बात है जनसंख्या होगी तो निर्वाचन क्षेत्र भी ज्यादा होंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये ना तो राष्ट्रपति डिसाइड करता है ना तो संविधान, ये संसद इस पर विचार करता है। संसद एक अधिनियम लागू करता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन एक्ट, या हिंदी में इसे कहा जाता है परिसीमन। डेलिमिनेशन का ही जो हिंदी में अर्थ होता है उसको परिसीमन कहते हैं। ये होता है परिसीमन अधिनियम यानी कि एक्ट। संसद क्या करता है? जब संसद को लगता है कि अब समय हो चुका है, जिसमें जब मान लीजिए 10 साल पहले देश की जनसंख्या कुछ और रही होगी, प्रति राज्य की जनसंख्या कुछ और रही होगी, 10 साल बाद को ये बदल जाता है, नए लोग आते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है, किसी राज्य की जनसंख्या कम हो जाती है। तो जब जनसंख्या कम ज्यादा होगी तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी संख्या भी तो कम ज्यादा होगी। तो ये जनसंख्या के आधार पर जब हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं तो जाहिर सी बात है जब जनसंख्या में उतार चढ़ाव होगा तो प्रतिनिधित्व का जो संख्या है वो भी तो उतार चढ़ाव होगा। तो कुछ साल बाद जब जनसंख्या यानी सेंसस यानी जनगणना होती है तो उस जनगणना के आधार पर दोबारा निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जनगणना हुई और जनगणना में पता चला कि अब जनसंख्या ज्यादा हो गई है या जनसंख्या कम हो गई है, तो निर्वाचन क्षेत्रों में भी घटाव या जुड़ाव करना पड़ेगा। यह घटाव और जुड़ाव कौन करता है? वो डेलिमिनेशन कमिटी या डेलिमिनेशन कमीशन होता है। डेलिमिनेशन कमीशन या हिंदी में जिसे कहते हैं परिसीमन आयोग। ठीक है, डेलिमिनेशन का मतलब परिसीमन, कमीशन मतलब आयोग। तो परिसीमन आयोग क्या करता है? उसको रिसर्च करता है, जनगणना के आधार पर इस बात को निर्धारित करता है कि क्या निर्वाचन क्षेत्र में और बदलाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 80 है तो क्या उसे 70 करना चाहिए या 90 कर देना चाहिए? क्या जनसंख्या बढ़ गई है या कम हो गई है? तो हर सेंसस के बाद, हर जनगणना के बाद इसको फिर से समायोजित किया जाता है, यानी फिर से एडजस्टमेंट किया जाता है। डेलिमिनेशन कमीशन यानी डेलिमिनेशन आयोग या डेलिमिनेशन एक्ट के अंतर्गत जो परिसीमन आयोग है वो इस बात पर निर्धारित करता है कि निर्वाचन क्षेत्र किसी राज्य में कितना होना चाहिए, यानी कि एक राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए जनसंख्या के आधार पर, वो ये डिसाइड करता है। अभी हाल ही में जब जम्मू और कश्मीर 370 हटाया गया तो ये चर्चा चली कि वहां पे डेलिमिनेशन कमेटी के अंतर्गत, परिसीमन आयोग के अंतर्गत वहां पे फिर से ये चर्चा की जाए कि वहां पे निर्वाचन क्षेत्र कितने होंगे, किस तरह से ये इस बात को डिसाइड किया जाएगा, इस पर चर्चा चल रही थी। तो आशा करता हूँ ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। 530 लोग हैं, चुने जाते हैं चुनाव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से, और ये निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी जनसंख्या के आधार पर किसी भूभाग को, बड़े राज्य को अलग अलग भूभाग में, भौगोलिक क्षेत्र में बांट दिया जाता है और हर भौगोलिक क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व को चुना जाता है और इसको हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही कई बार और एक सवाल पूछ लिया जाता है, वैसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो सकता है ये, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि डेलिमिनेशन कमीशन यानी कि जो परिसीमन आयोग है वो भारत में कितनी बार बनाया गया है ना। तो अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि परिसीमन आयोग का गठन जो है, यानी परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन 4 बार हुआ है। ठीक है, 4 टाइम्स इसका गठन हुआ है। एक बार हुआ है 1952 में, फिर हुआ है 1962, फिर 72 में हुआ है और फिर 2002 में हुआ है। अलग अलग जनगणना के आधार पर 4 बार ये परिसीमन आयोग का गठन किया गया है परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत, है ना। एक बार 1952 में, 62, 72 और 2002 में। ठीक है, इतना ही मेरे ख्याल से काफी होगा परिसीमन आयोग या परिसीमन अधिनियम के बारे में अगर आप जान लें। और परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? ये निर्वाचन क्षेत्र का गठन करता है अलग अलग राज्यों में। ठीक है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करता है, उस पर चर्चा करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अब हम आते हैं संघ राज्य का प्रतिनिधित्व लोकसभा में।
संघ राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व होता है, ये मैंने आपको बताया कि अधिकतम 20 होता है, लेकिन अभी 13 है। यहां पे समझने वाली बात क्या है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, एक ही बात है जो हमें याद रखनी है। राज्यसभा में जब यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है तो उनका चुनाव कैसे होता है, एक निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमेटी का गठन किया जाता है, और उस गठन के में उसमें जो लोग होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, है ना। पहले एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और वो लोग राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे संविधान ने ये अधिकार संसद को दिया कि आप डिसाइड कीजिए कि संघ राज्य का प्रतिनिधित्व संसद में कैसे होना चाहिए। तो संसद ने इसके लिए क्या किया, 1965 संघ राज्य अधिनियम यानी कि एक्ट ये बनाया। 1965 संघ राज्य अधिनियम एक्ट बनाया संसद ने, है ना। संविधान ने क्या किया, संविधान ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा कि संघ राज्य यूनियन टेरिटरी का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो मैं नहीं तय करूंगा, वो संसद खुद तय करे कि वो किस तरह से चुनकर आएंगे। तो संसद ने क्या किया, 1965 में संघ राज्य अधिनियम बनाया और इसके आधार पर इसने कहा कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, यानी उनकी वोटिंग की जाएगी, और उनकी संख्या जो अधिकतम रखी गई वो 20 थी, और अभी 20 अधिकतम है, लेकिन कितने बैठते हैं, 13 लोग उसमें बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि संघ राज्य अधिनियम 1965 बनाया गया संसद के द्वारा, और क्यों बनाया गया, इसमें यह कहा गया कि यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधित्व को चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, किसी कमेटी द्वारा नहीं चुना जाएगा, आम लोग ही उसका चुनाव करेंगे और वो लोग लोकसभा में आकर प्रतिनिधित्व करेंगे। इतना ही है संघ राज्य में। तो आपने दो चीजें कवर की, एक राज्य 530 सदस्य होते हैं, और दूसरा संघ राज्य जिसके 13 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका चुनाव 1965 संघ राज्य अधिनियम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम अगली बात करेंगे नामित सदस्य, है ना, क्योंकि अभी हमने देख लिया 530 में से 545 में से 530 तो राज्य के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, स्टेट उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। दूसरा है 20 टोटल अधिकतम होने चाहिए, लेकिन है 13, ये है यूनियन टेरिटरीज, इनके बारे में आपको पता चल गया ये कैसे चुने जाते हैं। अब हम उन दो सदस्यों की बात करेंगे जो नामित है, यानी नॉमिनेटेड है बाय प्रेसिडेंट। थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तब ये टोटल संख्या बन जाएगी 545, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की, जो कि दो हैं लोकसभा के लिए, जिनको हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। दे रिप्रेजेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरे जो सदस्य हैं वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स, और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन सी कम्युनिटी के हैं, ये कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। इनकी संख्या होती है 2। चुने जाते हैं किसके द्वारा, ये चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि राज्यसभा में 12 मेंबर चुने जाते हैं। अब सवाल यह है, 2 चुने जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो संख्या है इस पूरे देश में वो बहुत कम है, तो उनके लिए अगर 2 लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उतना काफी है। सवाल तो यह है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होते कौन है और इनका प्रतिनिधि लोकसभा में जरूरी क्यों है, इनका प्रतिनिधित्व जरूरी क्यों है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, ना। एंग्लो इंडियन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
ठीक है। पहली बार एंग्लो इंडियन के बारे में चर्चा या उनके बारे में इस एक्ट में बताया गया था कि ऐसी भी कोई कम्युनिटी इंडिया में है जिसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए या उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार इसके बारे में बताया गया। और दूसरी बार हमें इस शब्द के बारे में कहां मेंशन मिलता है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 366(2) में 366(2) अनुच्छेद 366(2) भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन की परिभाषा बताई गई है, यानी कि उसको डिफाइन किया गया है कि एंग्लो इंडियन कौन है। ठीक है, उस परिभाषा के अंतर्गत मोटे मोटे तौर पर अगर बताऊं तो कोई भी इंसान जिसके पिताजी या कोई भी मेल मेंबर यूरोपियन कंट्री से थे, जिनका रूट यूरोपियन कंट्री से, किसी मतलब उसके परिवार का, किसी पर्सन के परिवार का मेल मेंबर अगर यूरोपियन कंट्री से था या है, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंतर्गत ही आएंगे। आप किसी भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर का नाम देख लेंगे तो आपको आभास हो जाएगा कि ये नाम में अंग्रेजीपन है, जैसे कि रिचर्ड, बैरेक और इस तरह के अंग्रेजी नाम ही आपको सुनने को मिलेंगे। ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन ये सवाल तो ये भी है कि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कि अंग्रेजी से ज्यादा या यूरोपियन कंट्री से ज्यादा संबंध रखते हैं, ये भारत में कैसे आए या यहाँ कैसे रह गए। एंग्लो इंडियन का भारत में प्रवेश हुआ कैसे, ये तो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, तो ये कौन लोग हैं जो इस देश में रह गए या इनकी स्थापना कैसे हुई, ये सवाल तो मन में आता ही है। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जब भारत में पहली बार मतलब ब्रिटिश शासन के ही अंतर्गत जब टेलीफोन लाइन बिछाने की बात चली या टेलीफोन लाइन बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइंस बिछाए जा रहे थे, तब हमें टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ी। अब क्योंकि रेलवे लाइंस पहले यूरोपियन कंट्रीज में बिछाए जा चुके थे, टेलीफोन लाइंस पहले यूरोपियन कंट्रीज में बिछाए जा चुके थे, उनको इस बात का अनुभव हो चुका था कि किस तरह से काम करना है। टेक्नीशियंस यूरोपियन कंट्री में ही ज्यादा थे, तो यूरोपियन कंट्रीज से उन टेक्नीशियंस को बुलाया गया ताकि यहाँ पे टेलीफोन लाइंस और रेलवे लाइंस का नेटवर्क बिछाया जा सके। जो टेक्नीशियन यहाँ पे आए उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो बाद में भारत में ही बस गए और फिर समय के साथ साथ यहीं के ही संस्कृति में रच बस गए। यहाँ पे उन्होंने विवाह किया, परिवार बढ़ा, तो उस परिवार को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत वहां से हुई। 1935 में इस एंग्लो इंडियन शब्द का मेंशन है। इसके बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 में इसको परिभाषित किया गया है, यानी इसको डिफाइन किया गया है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। अब क्योंकि अब इस देश में रहते हैं, इसी देश के लोग हैं अब ये, लेकिन इनका कल्चर थोड़ा सा अलग है, लेकिन है तो इसी देश के नागरिक, तो इनका भी तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कक्षा में बताया था मेरे पहले वीडियो में कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन की सरकार है, हमारे प्रतिनिधियों की सरकार है। हम ही अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वहां बैठाते हैं जो हमारी तरफ से हमारी समस्याओं को सामने लाकर रखते हैं। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अगर कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा, अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो उनकी समस्याओं का निवारण कौन करेगा या उनके बदले आवाज कौन उठाएगा, सरकार तक उनकी बात, संसद तक उनकी बात कौन पहुंचाएगा। इसीलिए अगर तो किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर चुन लिया गया है तो अलग बात है, लेकिन अगर उनका रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से संसद में नहीं हुआ, इस बार लोकसभा में नहीं हो पाया, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको अगर लगता है कि सही ढंग से रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ एंग्लो इंडियन का, तो वो अपनी तरफ से 2 लोगों को नामित करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं फॉर लोकसभा फ्रॉम दी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन है और क्यों इनके लोगों को चुना जाता है। तो अब आपको ये पूरी संरचना समझ में आ गई होगी कि 530 राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं, 13 संघ राज्यों में से चुने जाते हैं जो 1965 संघ राज्य अधिनियम के दौरान चुने जाते हैं, और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं जो लोकसभा की कुल संख्या को 545 बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लोकसभा की संरचना हुई, यानी इसका गठन कब हुआ था, इसमें कैसे कितने लोग प्रतिनिधित्व या कुल संख्या कितनी है, कहां से और कैसे चुनकर आते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो इसके दूसरे टॉपिक पर जाएंगे वो है इसकी अवधि, यानी कि लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, उस पर चर्चा करते हैं।
तो अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा की अवधि पर। अवधि का अंग्रेजी में जो होता है मीनिंग होता है टेन्योर, यानी कितने समय के लिए लोकसभा रहती है ना। तो जब भी आप अवधि की बात करते हैं तब राज्यसभा के बारे में जो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा की अवधि यानी राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, उसको जरूर याद कर लीजिए। सवाल, क्योंकि ये इतना टफ टॉपिक नहीं है कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, बट अगर हम तुलनात्मक रूप से इसको देखें तो ये थोड़ा सा समझ में भी आता है और परीक्षा में हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा स्थायी होता है और कौन सा अस्थायी होता है ना। लोकसभा जो है वो अस्थायी है, यानी कि ये परमानेंट बॉडी नहीं है। क्योंकि अब ये परमानेंट बॉडी क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं है, ये अस्थायी क्यों है, क्योंकि हर 5 साल बाद, है ना, हर 5 वर्ष में लोकसभा का विघटन हो जाता है। विघटन यानी यह डिसॉल्व हो जाता है। अब मैंने आपको आज की वीडियो में पहले ही बताया था कि सबसे पहले चुनाव हुए, चुनाव के बाद ही सबसे पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। यानी पहले चुनाव होता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और फिर वो लोकसभा में बैठते हैं और तभी लोकसभा बनती है। तो इसीलिए हर 5 साल बाद दोबारा चुनाव होती है, तो हम सबको पता ही है। तो चुनाव होने से पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है, यानी वो डिसॉल्व हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है। जितनी भी मेंबरशिप होती है, सदस्य होते हैं, वो सब निष्कासित कर दिए जाते हैं और सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर से चुनाव होता है। या तो वो फिर से चुनकर वापस आते हैं, अगर हार जाते हैं तो वापस नहीं आते। लेकिन हमें याद ये रखना है कि लोकसभा जो है वो अस्थायी है, यानी परमानेंट बॉडी नहीं है। राज्यसभा स्थायी है, उसमें सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते। लोकसभा में एक साथ सभी के सभी सदस्य चले जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पूरे लोकसभा का विघटन हो जाता है हर 5 साल में। नॉर्मल तो यह है कि हर 5 साल में इसका विघटन हो जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो बीच में भी इसको डिसॉल्व कर सकता है। ये हमने तब पढ़ा था जब हम लोगों ने राष्ट्रपति का संसद के सदस्य के रूप में उनके क्या अधिकार है या क्या विशेषाधिकार है, जब इस पर चर्चा की थी तब हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा का किसी भी समय पर विघटन कर सकता है। तो अमूमन 5 साल बाद विघटन होता ही है, 5 साल तक लोकसभा रहता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसका 5 साल पहले भी विघटन हो सकता है। ठीक है। और तीसरा रीजन क्या होता है, आपातकालीन की स्थिति में, इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है, इसका विघटन हो सकता है। ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है या सिर्फ 1 साल के लिए हर बार इसको रिन्यू करते हैं। जैसे अभी क्या होता है, हर 5 साल बाद ये डिसॉल्व होता है या उसको रिन्यू करते हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति में हर 1 साल में ही करना होता है। ठीक है, तो ये है अवधि, इसकी 5 साल की होती है और ये एक अस्थायी बॉडी है, यानी परमानेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये है लोकसभा की अवधि। ज्यादा याद करने के लिए या ज्यादा व्यापक रूप से समझने के लिए इसको राज्यसभा की अवधि के साथ जरूर कंपेयर करिए। मेरी पुरानी वीडियो में आप राज्यसभा की अवधि के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा में भी हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। अब ये एक सदन है, जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर तो होता ही है, तो उसी तरह से सदन में भी देख रेख के लिए एक मॉनिटर की जरूरत होती है ना। राज्यसभा का सभापति होता है और लोकसभा में उसे स्पीकर या अध्यक्ष कहा जाता है। तो ये अध्यक्ष कौन होते हैं, इनके अधिकार क्या होते हैं और इनका चुनाव कैसे होता है, इस पर चर्चा करते हैं। और इस तरह से लोकसभा का जो मोटा मोटा हमें जानना चाहिए जिन चीजों को, वो हम अभी कवर कर चुके हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और आज के वीडियो का ये इसमें आखिरी टॉपिक है, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं। इनको चुनाव कैसे होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो अध्यक्ष होता है, सबसे पहले तो वो लोकसभा का एक सदस्य होता है, कोई बाहर से कोई आदमी नहीं चुना जाता। ये लोकसभा का ही एक सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होगा तभी ये अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे या जिसको चुना जाना चाहिए। तो कैसे चुने जाते हैं, जो पहली बैठक होती है, यानी कि जो पहला सिटिंग होता है,
पहले सेशन में, पहली बैठक में ही जो लोग हैं, सदस्य हैं लोकसभा के, उनमें से किसी एक को चुनकर उसको चुनाव करके अध्यक्ष बनाया जाता है। यानी कि उसका चुनाव होता है, वोटिंग होती है और उसको चुनाव करने के बाद उसको एक उन्हीं में से, सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और जब अध्यक्ष की जो सीट है अगर वो रिक्त हो जाए, यानी खाली हो जाए किसी वजह से, मान लीजिए कि अध्यक्ष जो है वो अब लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, तो क्या होगा? अगर सदस्य ही नहीं है तो अध्यक्ष कैसे बन पाएगा? तो मान लीजिए किसी कारणवश अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाता है, मतलब नहीं है, या सदस्य बन से सेवानिवृत्त हो रहा है किसी कारणवश, तो वो अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। तो अगर वो सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष के जो पद है वो अपने आप रिक्त हो जाएगा। या मान लीजिए जो पहले से ही अध्यक्ष है वो किसी कारणवश अपना इस्तीफा दे देता है, ठीक है। या तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि सदस्य, जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो आपस में ही बहुमत के साथ वोट देकर ये निर्धारित करते हैं कि अब इस आदमी को अध्यक्ष के पद पर नहीं रहना चाहिए और उनको हटा दिया जाता है। तो अध्यक्षता की जो पद होती है वो रिक्त हो जाता है, वो खाली हो जाता है। उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति दोबारा एक तारीख निश्चित करते हैं कि इस तारीख को चुनाव होगा और उस दिन अध्यक्ष को चुना जाएगा वोटिंग के द्वारा, ठीक है। तो पहली बैठक में सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए कि एक अध्यक्ष होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, और पहली बैठक में ही चुनाव के साथ चुनकर सदस्यों के बीच में से ही किसी एक मेंबर को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब अध्यक्ष तो बन गए, यानी कि आपकी क्लास में अगर कोई मॉनिटर है तो उसको सबने मिलकर मॉनिटर बना दिया, लेकिन जब तक उसको कोई पावर नहीं दिया जाएगा या अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो उस पद पर बैठने का, उस पद पर आसीन होने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि अध्यक्ष की पावर क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष होने से क्या जिम्मेवारियां आती हैं या उनके पास क्या विशेषाधिकार आ जाते हैं। वैसे तो बहुत से ही अधिकार हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सबसे पहला इसका जो अधिकार है या जो पावर है वो ये है कि सदन के भीतर, है ना, जब भी मीटिंग चल रही है या डिस्कशन चल रहे हैं सदन के भीतर, ये क्या करते हैं? सबसे पहले इंटरप्रेट करते हैं। किस चीज को इंटरप्रेट करते हैं? संविधान को, संसद के प्रक्रिया के नियम को, और इस तरह के दूसरे जो कानून है उनको इंटरप्रेट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इंटरप्रेट क्यों करते हैं? कई बार एक ही नियम के या एक ही बात के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। संविधान में भी ऐसी कई सारी चीजें बताई गई हैं जिसको हर आदमी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करता है, यानी उसके मतलब को अलग अलग तरह से समझता है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या होती है कि चाहे वो संविधान हो, ठीक है, या फिर संसद के नियम हो, संसद के नियम या जो संसद की प्रक्रिया है उसका इंटरप्रिटेशन करता है, उसको बताता है कि इसका सही मतलब क्या है। मान लीजिए किसी कानून को लेकर कोई बहस चल रही है और दो नेता या दो पार्टी आपस में भिड़ रहे हैं कि संविधान में ये कहा गया है और इसका मतलब ये है, इसलिए कानून बनना चाहिए। दूसरी पार्टी उसके विपक्ष में बात करे कि नहीं, संविधान का मतलब तो ये होता है, मतलब संविधान में इस कानून का मतलब तो ये है, इसलिए ये कानून सही। मतलब एक ही संविधान के एक ही कानून पर, एक ही अनुच्छेद पर अलग अलग समझ हो सकती है। दो लोगों को दो अलग अलग तरह की समझ हो सकती है। 10 लोग हैं तो एक ही बात को, संविधान में लिखे गए एक ही कानून को 10 अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वहां अध्यक्ष जो इंटरप्रिटेशन देगा, यानी संविधान की जो इंटरप्रिटेशन वो बताएगा सदन के भीतर, वही आखिरी मानी जाएगी। आपके लिए संविधान के उस अनुच्छेद का मतलब कुछ और हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन माना किसको जाएगा? जो अध्यक्ष बताएगा कि इसका मतलब यह है, उसी को ही माना जाएगा सदन के भीतर। तो सबसे पहला जो उसका काम है वो यह है कि वो इंटरप्रेट करता है संसद के भीतर संविधान के मतलब को, संसद का कोई नियम है उसका क्या मतलब होना है, और जो प्रक्रिया है वो कैसे चलनी चाहिए, उसको अध्यक्ष ही इंटरप्रेट करता है और अध्यक्ष की इंटरप्रिटेशन ही सबसे लास्ट मानी जाएगी। दूसरा है मतदान। अब मतदान में क्या होता है? मान लीजिए किसी बात को लेकर बहस चल रही है,
और वो उस बहस के कारण जो कानून बनना चाहिए था वो बन नहीं पा रहा, एक अंतिम कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो वोटिंग कराई जाती है, लेकिन अब ये हुआ कि वोटिंग में भी बराबर की वोट मिली, है ना, इसको भी 5 मिला, इसको भी 5 मिला। अब कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा कि सही या गलत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस वक्त आखिरी मत जो है, आखिरी वोट जो है वो अध्यक्ष देता है। अध्यक्ष अपनी विवेक के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार वो किसी के पक्ष या विपक्ष में अपना मत देता है, किसी बात के पक्ष में या विपक्ष में। तो उसके मत देने पर जो टाई अप हो रहा था वो टाई अप टूट जाता है, और जिस तरफ उसका वोट जाता है वो पार्टी या जीत जाती है, या उस बात को फिर आगे बढ़ाई जाती है। तो अध्यक्ष क्या करता है, मतदान करता है। तीसरा जो है वो यह है कि अध्यक्ष जो है सदन को यानी लोकसभा को स्थगित कर सकता है। स्थगित कर सकता है। अभी कब स्थगित कर सकता है? अब मान लीजिए आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और आए हैं 2, तो हो सकता है उस दिन आपके टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो तो आए नहीं है, तो उनको कब पढ़ाया जाए, है ना। तो उस दिन वो नहीं पढ़ाते, कुछ और बात पर डिस्कशन कर लिया जाता है, लेकिन क्लास को स्थगित कर दिया जाता है। उसी प्रकार अगर गणपूर्ति यानी कि जो टोटल संख्या है, सदन का 10वां भाग उपस्थित है, तो सदन चालू रहता है। लेकिन अगर 10वां भाग से भी कम है, सदन के 10वें भाग से भी कम लोग उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वो उस दिन सदन को स्थगित कर देता है, यानी उसको रोक देता है। तो ये 3 है। चौथा क्या है, अध्यक्ष की जो पावर है, चौथा क्या है, फोर्थ, वो ये है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। आप लोगों को मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें एक बात चली थी कि जब किसी बिल पर या किसी विधि पर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, राज्यसभा और लोकसभा में कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता, या विधि को विधेयक बनने में देरी होती रहती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक कराते हैं, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। तो जब संयुक्त बैठक होती है, यानी ज्वाइंट सेशन होता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा एक गुप्त बैठक। अब नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि सीक्रेट सेशन है। अब किसके लिए सीक्रेट, किसको नहीं बताना है? तो जो नेता होते हैं सदन के, उनके रिक्वेस्ट पर, उनके आग्रह पर अध्यक्ष क्या करता है, गुप्त बैठक कराता है। यानी उस दिन चैम्बर में किसी और, यानी पत्रकार या जो गैलरी में अगर कोई बैठा है, देखने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, उस दिन उनको अलाउ नहीं होता। उस दिन गुप्त बैठक चलती है, और उस गुप्त बैठक अगर मतलब वो होना है नहीं होना है, वो अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं। अब 6th है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही ये डिसाइड करता है कि कोई विधि वो धन विधेयक है या नहीं है, वो अध्यक्ष ही डिसाइड करता है, ठीक है। धन विधेयक यानी अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है मनी बिल, मनी बिल है या नहीं है कोई विधि, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है। अगर वो मनी बिल है तो लोकसभा में उसका डिस्कशन होता है, ठीक है। और ये धन विधेयक है या नहीं है, कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कोई विधि धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कई सारे पावर में से कुछ मेन और कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है या पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के। तो इसी के साथ आप लोगों ने देखा हमने आज क्या क्या सीखा कि लोकसभा का गठन कब हुआ, उसके बाद चुनाव के साथ इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी संरचना पढ़ी कि कितने प्रतिनिधित्व राज्य से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, और उसी प्रक्रिया में हमने ये भी सीखा कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं और निर्वाचन क्षेत्र कौन बनाता है, यानी परिसीमन आयोग या परिसीमन अधिनियम क्या है, डेलिमिनेशन एक्ट एंड डेलिमिनेशन कमेटी के क्या कार्य होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, और किस तरह से उन विभिन्न राज्यों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, उसके पीछे क्या कारण होता है। उसी में हमने ये भी सीखा कि जनसंख्या के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, और इसीलिए हम लोग जो लेटेस्ट इमीडिएट पीछे वाला सेंसस है, जनगणना है,
उसके आधार पर ही परिसीमन करते हैं, यानी डेलिमिनेशन करते हैं। 4 बार डेलिमिनेशन इंडिया में हुए हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। दूसरा, हमने संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होता है लोकसभा में, उसको देखा। और फिर तीसरा हमने ये सीखा कि जो एंग्लो इंडियन है वो कौन है, कब आए थे, और 2 लोग लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। उसके बाद हमने लोकसभा की अवधि के बारे में पढ़ा, यानी टेन्योर, और उसको हम लोगों ने कंपेयर किया राज्यसभा के साथ, जो कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और लोकसभा अस्थायी है। क्यों है ये भी हमने समझा कि क्योंकि हर 5 साल में चुनाव तो होते ही है, तो हर 5 साल बाद तो इसका विघटन होना ही होता है। इसके साथ ही बीच में अगर आपातकालीन स्थिति है या फिर अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो इसका विघटन हो जाता है। तीसरा, जैसे कि सभापति होते हैं राज्यसभा में, उसी प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, इनको किस तरह से चुना जाता है और इनके अधिकार क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो ओम बिरला है, और अभी वर्तमान में ओम बिरला ही इनके अध्यक्ष हैं। तो कुछ हम लोगों ने अधिकार पढ़े स्पीकर के, यानी अध्यक्ष के अधिकार पढ़े, और इस प्रकार हमने लोकसभा के जो महत्वपूर्ण चीजें उनको आज कवर किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हम लोग आगे और वीडियो बनाएंगे किसी और टॉपिक पर, इंडियन पॉलिटी से ही। इसीलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।